हाय गाइस, वेलकम टू हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए इतने कम समय में। आज हम लोग पढ़ेंगे ESG 101 का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने ESG क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसके डिफरेंसेस बाकी सारे ESG बजट से और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे ESG फैक्टर्स के बारे में, लेकिन उसके पहले एक एक स्पेशल मेंशन है। एक आई वुड लाइक टू थैंक वन पर्सन, हिज नेम इज़ मिस्टर देबाशीष नाथ, जिन्होंने मेरे लास्ट लेक्चर के कमेंट सेक्शन में ये बात मेंशन की कि लेक्चर में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को डिफाइन गलत किया है हमने। तो आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू टू मिस्टर देबाशीष वो स्पेशल मेंशन के लिए। तो गाइस, रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से डराइव होते हैं, जैसे कि विंड एंड सन। मेरे लास्ट लेक्चर में ये बात हमने उल्टा बोल दिया था, रिन्यूएबल की जगह नॉन रिन्यूएबल, तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कि कोल। ओके, आज हम बात करेंगे ESG फैक्टर की। ESG फैक्टर है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, जो कि बहुत ही आजकल बजिंग वर्ड चल रहा है। तो आइए सीखते हैं कि ESG में इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस इश्यूज होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर के। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो है, एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा है रिसोर्सेज स्कार्सिटी एंड तीसरा है पोल्यूशन एंड वेस्ट। सबसे पहली बात जो ये है कि कभी कभी क्या होता है, किसी कंपनी में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर या ये जो इश्यूज हैं, ये कंपनी के पोर्टफोलियो को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो मटीरियल इश्यूज हैं, ये की स्टेक होल्डर जो होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, उनके लिए बहुत मैटर करते हैं। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, इसके बारे में जब गवर्नेंस सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत ही डिटेल्ड वे में बताएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, स्टेक होल्डर किसी कंपनी का वो पार्ट होते हैं जिनका कंपनी में कुछ स्टेक्स होते हैं। स्टेक एज इन आपके एम्प्लॉयज़, आपके कस्टमर, आपके कंज्यूमर, आपके सप्लायर, ये सारे आपके स्टेक होल्डर हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस से इन सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ये हमारे स्टेक होल्डर होते हैं। ठीक है, अभी हम अगर बात करें क्लाइमेट चेंज और जो रिसोर्सेज स्कार्सिटी एंड पोल्यूशन एंड वेस्ट की, ये कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कंपनी के पोर्टफोलियो को। तो सबसे पहले की क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल फ्लड या कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर होता है, तो इन सब से पूरी की पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, और ये इकोनॉमी एट द एंड किसी भी कंपनी की पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है। यही रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इतने सारे प्रोटोकॉल चल रहे हैं, इतने सारे कमिटमेंट चल रहे हैं एक टेम्परेचर मेंटेन करने के, क्लाइमेट चेंज का के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ये कंपनी के पोर्टफोलियो में इफ़ेक्ट करते हैं। कल को कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर होगा तो पूरे कंट्री का इकोनॉमी गिरता है, या पूरे कंट्री के इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जो अल्टीमेटली किसी कंपनी के भी पोर्टफोलियो पे इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है? एक ये भी बात है कि कंट्रीज़ जो कुछ कंपनीज़ जो होती हैं या कुछ इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, वो ज़्यादा एक्सपोज़ हो सकती हैं टुवर्ड्स एनवायरमेंटल इश्यूज़ एज़ कंपेयर टू अदर। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी के पोर्टफोलियो पे सेम इफ़ेक्ट हो किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज के कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि फिजिकल रिस्क, ट्रांजिशन रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें अगर फिजिकल रिस्क के, तो फिजिकल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो बहुत ही क्वांटिफाइबल होते हैं, मतलब जिनको हम, जो टेंजिबल होते हैं, जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी भी एरिया में फ्लड आ जाएगा, तो उससे की पूरी वो जो लोकल कम्युनिटी होती है उस पे एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और ये जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल उस बिज़नेस को बंद कर सकता है या उस पे इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये जो होते हैं ये हमारे फिज़िकल रिस्क होते हैं। ट्रांजिशन रिस्क कौन से होते हैं? ट्रांजिशन रिस्क वो होते हैं जो मार्केट शिफ्ट को दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे बहुत सारा मार्केट शिफ्ट हुआ है। अचानक से बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल से आईटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। बहुत ज़्यादा, अभी हम लोग जो एजुकेशन पहले फ़िज़िकल हो रही थी, अब सारी की सारी वर्चुअल होने लगी हैं। पहले जो मीटिंग्स फ़िज़िकल हो रही थी, वो सडनली अभी वर्चुअल होने लगी हैं। तो ये सारा जो होता है, ये सब आता है ट्रांजिशन रिस्क।
तो ये कैलकुलेशन कि क्या ट्रांजिशन रिस्क हो सकता है तुम्हारे बिजनेस को, उस कंपनी को क्या कोई ट्रांजिशन रिस्क हो सकता है, मीनिंग अगर कभी भी मार्केट एक मार्केट दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो क्या वो कंपनी को कुछ इफेक्ट करेगा, इसका कैलकुलेशन जो हम करते हैं ये हम करते हैं ट्रांजिशन रिस्क में। इसके बाद आते हैं ह्यूमन रिस्क, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी किसी कंट्री में क्लाइमेट चेंज इशू की वजह से एक मास माइग्रेशन हो रहा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट हो जा रही है, तो उसकी वजह से लेबर प्रॉब्लम आ सकती है और जोग्राफिकली मार्केट डाउन हो सकता है, या लेबर फोर्स का जो रिक्वायरमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी कम पड़ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो सकता है। ये आता है ह्यूमन रिस्क के अंडर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सोशल फैक्टर, उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्कार्सिटी के बारे में। तो जो पहला था वो था क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरा था रिसोर्स स्कार्सिटी। सो रिसोर्स स्कार्सिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है, से एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, से कोको कोला कंपनी, वो जो अपना प्रोडक्ट बना रही है उसके लिए उन्हें वाटर की बहुत ज़रूरत है, राइट? और अगर वो किसी एक ऐसे एरिया में अपना प्रोडक्ट या उनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो किसी ऐसे एरिया में जिसमें वाटर स्कार्सिटी है, तो उनको बहुत दिक्कत होगी, उनके बहुत सारे उनका उनको बहुत सारे रिस्क होने हो सकते हैं, उनका बिजनेस बंद भी हो सकता है अगर कल को पानी की समस्या शुरू हो गई तो ऐसे बिजनेस जो आते हैं वो आते हैं वाटर स्कार्सिटी में। ये हमारे इन्वायरमेंटल इशू का एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बाद जो लास्ट है वो है पॉल्यूशन और वेस्ट। पॉल्यूशन और वेस्ट कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर से कोई बीच है जो बहुत गंदा है, तो उससे क्या होता है, हमारे टूरिज्म को इफेक्ट होता है, लोग उस बीचेस में नहीं जाना पसंद करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या बहुत ज़्यादा वेस्ट है, लोग उन सिटीज़ में जाना प्रेफर नहीं करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से ये जो तीनों रिस्क हैं, ये किसी भी कंपनी का एक इशू बन सकते हैं और उनकी पोर्टफोलियो पे इफेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने दो चीज़ मेंशन की है। एक तो ये कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, मतलब कि कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब कैसे कि हम लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मतलब इसमें दो तरीके के लोग होते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट की जब हम बात करें तो। एक होते हैं वो लोग जो विद इन द कंपनी हैं, जैसे कि उनके आपके एम्प्लॉयज़, आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, और एक होते हैं रिस्पॉन्सिबल सॉरी एक होते हैं आपकी लोकल कम्युनिटी, यानी कि जो भी आपके बिजनेस के बाहर की कम्युनिटी है आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। जो सेकंड टर्म आता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग, मतलब कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए जो सबसे पहला है दैट इज ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, विच कम्स कि आप लोगों से कैसे लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब आपका एम्प्लॉय इंगेजमेंट कैसा है, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रेशियो कैसा है, आपका इवन कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है, आपके एम्प्लॉय को आप अपस्किल करते हैं क्या, आपके एम्प्लॉय को आप बेनिफिट्स देते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, क्या आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें एम्प्लॉय अगर ट्रांजिशन असिस्टेंस प्रोग्राम बोलते हैं उसको, जिसमें एम्प्लॉय अगर एक फॉर एग्जांपल रिटायर हो रहे हैं तो उसके बाद उनके उनके लिए क्या प्रॉपर अरेंजमेंट्स आपने किए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में आते हैं। देन गोज़ टू प्रोडक्ट एंड सर्विस सेफ्टी, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है क्या आप उसे सेफली, यानी इसमें ह्यूमन कैपिटल का एक सेक्शन ये भी है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब आपके जो भी लेबर है या आपके जो भी वर्कर्स हैं, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपका जितना भी ह्यूमन कैपिटल है, क्या आप उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान दे रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो सेफ हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबली प्रिक्योर हो रहे हैं या सोर्सिंग हो रही है उनकी रिस्पॉन्सिबली, ये आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस सेफ्टी में। एंड देन कमिंग नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स एंड लेबर मैनेजमेंट, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सोशल फैक्टर, कि क्या आप ह्यूमन राइट्स के बारे में सोचते हैं, क्या आपका लेबर मैनेजमेंट अच्छा है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स मतलब क्या आप किसी चाइल्ड लेबर को प्रमोट करते हैं, क्या आप किसी फोर्स लेबर को प्रमोट करते हैं, क्या आप एक इनवॉलेंटरली लेबर को प्रमोट करते हैं, अगर नहीं तो क्या पॉलिसीज़ हैं आपकी इसके लिए, अगर हाँ तो आप उसको असेस कैसे करते हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप जो
कंपनी से सामान ले रहे हैं, मतलब आप जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, क्या वो प्रोक्योरमेंट वाली कंपनी लेबर या ह्यूमन राइट्स को फॉलो करती है या नहीं? मतलब इसके टियर्स होते हैं। टियर 1 जिनसे आप सामान खरीद रहे हैं, टियर 2 जिनसे आप जिससे सामान खरीद रहे हैं वो भी सामान खरीद रहा है। ऐसे करके प्रोक्योरमेंट की बहुत एक टियर्स चलते हैं। आप जितना अच्छा ह्यूमन राइट या लेबर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो आपके उतने टियर तक जाना चाहिए। मोस्टली लोग कहते हैं कि अगर आपको अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है, अपना गवर्नेंस बहुत अच्छा रखना है, तो टियर 3 तक तो आपको जाना चाहिए। यानी कि टियर 3 तक जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, वो ह्यूमन राइट्स और लेबर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर ऑन कॉरपोरेशन, मतलब क्या है इम्पैक्ट? तो अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनका रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, इस चीज़ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इंगेजमेंट कैसा है उनका, रिटेंशन कैसा है, उनकी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट मतलब क्या आप ओपन जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो ओपन कर रहे हैं? ओपन का मतलब क्या हुआ? ओपन का मतलब ये हुआ कि अगर आप रिक्रूटमेंट को किसी थर्ड पार्टी से करा रहे हैं, तो डू यू टेक फीडबैक ऑफ द पीपल हु आर गिविंग इंटरव्यू कि उनके साथ कोई भी बायसनेस नहीं हुई है इंटरव्यू के टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे। ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिक्रूटमेंट में होती हैं। इंगेजमेंट मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे इंगेज रखते हैं। आप कितने वेबिनार्स कराते हैं, कितने मास्टर्स प्रोग्राम हैं आपके यहाँ, कितना अपस्किलिंग करते हैं। रिटेंशन मतलब आप उनको क्या-क्या प्रोविजंस दे रहे हैं, क्या-क्या सुविधाएँ दे रहे हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं जिनकी वजह से कंपनी में एम्प्लॉइज़ रिटेन करें, आपका रिटेंशन रेशियो कैसा है? ऐसे बोलते हैं जिन कंपनी का रिटेंशन रेशियो खराब होता है, मतलब वहाँ का वर्क स्पेस इतना अच्छा नहीं है, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। सम माइट से कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है, राइट? अगर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है तो पीपल लीव और उनका रिटेंशन रेशियो जो है वो कम होता है। ओके, नाउ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, आप उनकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के लिए क्या करते हैं? क्या कोई अप्रेजल इससे कनेक्टेड है? अगर है तो आप उसे असेस कैसे करते हैं? क्या आप एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देते हैं उनके असेसमेंट का? और क्या आप कोई फीडबैक लेते हैं एम्प्लॉयी से? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ओवरऑल एट द एंड ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कन्वीनिएंट है आपका जो भी सर्विस या प्रोडक्ट है, वो कितना कन्वीनिएंट है टुवर्ड्स कस्टमर, उसका इम्पैक्ट क्या है, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है, क्या प्राइसेस हैं, और क्या आप कस्टमर को जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रहे हैं वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। ये basically a company's ESG maturity signals that they are engaged with customers involving needs and unique pressures. Basically, अगर आप continuously इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो you ultimately show कि हाँ, आप कस्टमर के इवॉल्विंग जो नीड्स हैं, यानी जो उनके बदलते हुए नीड्स हैं, आप उनको ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बना रहे हैं और उनको वो प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं, उनको वो सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं जो वो चाहते हैं आपसे। ओके, इसी का एक इस तरीके का एक सर्वे भी होता है जिसे बोलते हैं CSAT, विच इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक सर्वे होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है। नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ कम्युनिटीज डेट सप्लाई, यानी कि क्या मटेरियल्स हैं, हाउस एसेट क्या हैं, प्रोडक्शन साइट्स क्या हैं, लेबर्स क्या हैं। मतलब आप जो भी आपका सोशल इश्यूज है, अगर आप कम्युनिटी की बात करें, सबसे पहली बात तो अगर हम लोकल कम्युनिटी की बात करें, तो आप लोकली पीपल से को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप कोई आपकी CSR एक्टिविटीज़ कैसी हैं, आप एजुकेशन के नाम पे लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं, आप हेल्थ के नाम पे, सैनिटेशन के नाम पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम पे लोगों को, लोकल कम्युनिटीज़ को कैसे हेल्प कर रहे हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप जो भी आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उससे आप अपनी लोकल कम्युनिटी को कैसे प्रॉफिट कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम किसी कंपनी की पोर्टफोलियो देखते हैं, क्योंकि इट शोज कि येस यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, सिंस यू आर टेकिंग सो मच फ्रॉम द सोसाइटी, then you are actually giving back to the society as well. Okay, now coming to governance factor,
मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि गवर्नेंस फैक्टर किसी भी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। गवर्नेंस इश्यूज़ सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड इश्यूज़ होने चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि अगर किसी भी कंपनी का गवर्नेंस अच्छा है, तो ऑटोमैटिकली उसका एनवायरनमेंट और सोशल इम्पैक्ट या इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएँगे। अब ये गवर्नेंस फैक्टर क्या होता है? तो बेसिकली आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्वालिटी क्या है? उनका डाइवर्सिटी क्या है? उनका इफ़ेक्टिवनेस क्या है? उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो कैसे अप्रोच करते हैं? वो कैसे अपने सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे बेसिकली अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अपना उनका ओवरसाइट क्या है? या आप कह सकते हैं कि अ, उनके पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी कमिटीज़ क्या हैं और वो कैसे इन सारी कमिटीज़ को असेस कर रहे हैं, उसका एक उस असेसमेंट का एक रिज़ल्ट निकाल रहे हैं और फाइनली अपने गोल्स और टारगेट्स पे काम कर रहे हैं। ओके? इसमें एक फैक्टर होता है रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी एंड बिज़नेस एथिक्स। बेसिकली ये गवर्नेंस का ही पार्ट होता है कि आप अगर अपने जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको कैसे कैटर कर रहे हैं। आप बेसिकली जो भी आपका इश्यूज़ हैं, आप उनको कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। आपका जो भी रिपोर्टिंग टेक्निक है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 3 तरीके की रिपोर्टिंग होती है। एक होता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे कुछ लोग ईएसजी रिपोर्ट, कुछ लोग सीएसआर रिपोर्ट भी बोलते हैं। एक होता है एनुअल रिपोर्ट और एक होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, उसमें हम बाद में आएँगे। लेकिन अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कितना ट्रांसपेरेंट है? आपने आजकल बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे जैसे कि ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन हशिंग। इसका मतलब ये है कि लोग बहुत सारे अपने मैटर को या तो गलत रिपोर्ट करते हैं और या तो नहीं रिपोर्ट करते हैं। ग्रीन हशिंग मतलब नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, वो चुप बैठे हैं अपने उन मैटर्स को लेके, उन इश्यूज़ को लेके। और वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग मतलब कि वो गलत रिपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसपेरेंट नहीं है अपनी रिपोर्टिंग को लेके। तो क्या बोर्ड इन सब चीज़ों में क्या बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में? क्या वो ये क्या इन ये रिपोर्टिंग कमिटी का जो मेंबर हैं, क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हैं? क्या उनका कोई ओवरसाइट है इन सब चीज़ों को लेके? क्योंकि एट द एंड ये सारी चीज़ें ईएसजी इंटीग्रेट करती हैं। आपका अगर रिपोर्टिंग जो है ईएसजी रिपोर्टिंग स्टाइल जो है, अगर वो ट्रांसपेरेंट होगा, एक्यूरेट होगा, कंसिस्टेंसी होगी, तो एट द एंड आपका एक इन्वेस्टर के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंज्यूमर का भी आप एक ट्रस्ट लेते हैं। ये इसके बारे में डिटेल्ड हम लोग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में बात करेंगे। लेकिन ए ए मतलब ओवरऑल गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके उनकी पॉलिसीज़, उनकी कमिटीज़ से लेके उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, मतलब वो सारी चीज़ें, सारे पॉलिसी, सारे कमिटीज़ बनाने के बाद उनकी क्या मैकेनिज़्म है ग्रीवेंसेस को अटेन करने की, उनको सॉल्व करने की, क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या-क्या एसओपीज़ हैं, जिसके थ्रू वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और एट द एंड वो ग्रीवेंसेस एड्रेस कर रहे हैं। ओके? ये सबसे होता क्या है? अगर गवर्नेंस फैक्टर अच्छा होगा तो उससे होगा क्या? सबसे पहली बात तो स्टेक होल्डर ट्रस्ट एंड लाइसेंस टू ऑपरेट, मतलब आपके जो स्टेक होल्डर्स होंगे उससे उनके उनमें आप एक ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। लोग आपके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे अगर आपका गवर्नेंस फैक्टर जो है वो बहुत सॉलिड होगा। इन्हांस्ड रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। रिस्क मैनेजमेंट भी क्या होता है ये भी डिटेल्ड में हम लोग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग या जीआरआई के टाइम पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इफ आई टेल यू इन नट एंड शेल, देन रिस्क मैनेजमेंट इज टू कैलकुलेट कि ईएसजी इश्यूज से जितने भी रिस्क होंगे और या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं उस बिजनेस के लिए। अगर रिस्क हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करें और अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो हम उनसे कितना अच्छा बिजनेस बनाएं। ये जो होता है इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए एक स्टेक होल्डर इंगेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें हम की इश्यूज यानी मटीरियल इश्यूज को डिफाइन करते हैं और वो ही मटीरियल इश्यूज पे हम काम करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी क्या मेन रिस्क हैं बिजनेस के जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन थर्ड इज लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, मतलब आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर की नीड्स को केटर कर सकते हैं, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर सकते हैं और एक बहुत लॉन्ग रन के लिए बिजनेस में बने रह सकते हैं। ये है ईएसजी फैक्टर्स।
इससे ज़्यादा डिटेल में हर एक के बारे में बात करेंगे जब हम करेंगे जीआरआई मैपिंग या अदर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जब हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट या जीआरआई के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ईएसजी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब हम ईएसजी इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हमारे कुछ मटेरियल इश्यूज क्रिएट होते हैं जिनके थ्रू हम ये बेसिकली मैनेज करते हैं या हम ये एनालाइज करते हैं कि इसमें से क्या चीज़ें मेरे लिए रिस्क हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन इसे बोलते हैं ईएसजी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट प्रेशर एंड स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर क्या है? थोड़ी देर पहले हमने बताया कि एनी वन हु इज अफेक्टेड बाय और कैन अफेक्ट द बिजनेस। जो भी बिजनेस से अफेक्ट हो सकता है वो सारे स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, ये सब जो हैं ये हमारे स्टेक होल्डर होते हैं। और ये जो स्टेक होल्डर की वेलफेयर है, ये अगर हम कॉर्पोरेट के प्रॉफिट से इंटीग्रेट कर दें तो ओवरऑल हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। कॉर्पोरेट के प्रॉफिट मतलब अगर हम ये ईएसजी इश्यूज पे काम करके उसको डायरेक्टली अगर हम फाइनेंशियल इश्यूज के साथ इंटीग्रेट कर दें तो फाइनली हमारा बिजनेस अच्छा हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेट सबका गोल पैसा कमाना है। लेकिन अगर हम सोसाइटल नीड्स को यानी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के पैसा कमाना चाहेंगे तो ही हम बहुत लॉन्ग रन के लिए रह पाएंगे बिजनेस में। अदरवाइज वो सारे बिजनेस बंद होते जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। नाउ की कंसिडरेशन फॉर कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले तो कि कंप्लीटनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ईएसजी रिपोर्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले वैल्यूएशन, देन शेयर होल्डर वोटिंग, देन डिसीजन मेकिंग एंड अदर की डिसीजंस। मीनिंग वैल्यूएशन मतलब कुछ वैल्यू एडिशन, देन शेयर होल्डर के वोटिंग्स होते हैं उसमें, जिसे हमने बोला था कि एक स्टेक होल्डर इंगेजमेंट होती है, एक डिसीजन मेकिंग है, और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे की डिसीजंस जिससे हमारी फाइनल जो ईएसजी रिपोर्ट होती है उसमें कंप्लीटनेस आती है, एक ट्रांसपेरेंसी होती है। नाउ ईएसजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या है हमारे एडवांटेज? सबसे पहला है रिड्यूस्ड रिस्क। सी, अगर हम ईएसजी प्रैक्टिसेस स्टार्टिंग से ही करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करेंगे, हम मटीरियलिटी असेसमेंट करेंगे। ये दोनों टर्म से अभी आप ओवरवेलम मत होइएगा। आगे ऑन लेटर स्टेज व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड जीआरआई, देन ये सारी चीज़ों को वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल्ड वे। अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि जब हम स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करते हैं, मतलब जब हम अपने स्टेक होल्डर से इंगेज करते हैं। स्टेक होल्डर मतलब एम्प्लॉय, सप्लायर, कंज्यूमर, हर वो इंसान जो इस बिजनेस में इफेक्ट होने से खुद भी इफेक्टेड होगा। ठीक है। तो जब हम ये स्टेक होल्डर इंगेजमेंट करते हैं, यानी ये स्टेक होल्डर लोग जब आपस में इंगेज होते हैं तो हम मटीरियलिटी असेसमेंट करते हैं, यानी कि हम वो टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कंपनी और स्टेक होल्डर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एंड देन उसके बाद हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे की रिस्क क्या है, हमारे बिजनेस में क्या क्या रिस्क हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर आप ये पूरी प्रोसेस हर साल कर रहे हैं क्योंकि आपको रिपोर्टिंग करनी है, या आप ईएसजी इश्यूज पे ध्यान देना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप हर वक्त अपने रिस्क को कैलकुलेट करते रहेंगे। इससे आपके बहुत चांसेस हैं रिस्क को कम करने के, क्योंकि जितना लेट आपको अपने रिस्क पता चलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं बिजनेस बंद होने के। सेकेंड इज इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ। ऑफ कोर्स अगर आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, ये सारे इवैल्यूएशन करेंगे, तो आपको नए मार्केट के जो ट्रेंड हैं वो पता चलते जाएंगे, आपकी कस्टमर के नीड्स पता चलेंगे, क्या क्या नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं, आपको अपनी पीयर की एनालिसिस पता चलेगी। और जितना ज़्यादा आप ये आइडेंटिफाई करेंगे उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ आपकी इंक्रीज होगी। देन ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंसी मतलब आप बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी या कस्टमर या रेगुलेटरी चेंजेस जो हैं आप उनको बहुत जल्दी अडेप्ट करते जाएंगे। जो भी नए मार्केट ट्रेंड आ रहे हैं, जैसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन से ऑनलाइन आने में एजुकेशन के लिए बहुत टाइम लग गया। कुछ लोगों ने तो उस पूरे टाइम पे बिजनेस बना लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोविड टाइम पे जिनका पूरा का पूरा बिजनेस खराब हो गया। तो
आप अगर ईएसजी रिस्क के बारे में पहले से ही कैलकुलेशन करते रहेंगे, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन नल रेज़िलियंसी के बारे में पता चलेगा, यानी आप पहले से ही एक अडैप्टिव नेचर के होंगे किसी भी तरीके के मार्केट चेंज के लिए। वर्कफ़ोर्स प्रोडक्टिविटी ऑफ़ कोर्स, अगर आप अपने अपने एम्प्लॉइज़ पे बहुत ध्यान देंगे, आप उन्हें एंगेज करेंगे, आपका रिटेंशन रेशियो ज़्यादा होगा, आप उन्हें बेस्ट सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे, आप उन्हें बेस्ट बेनिफिट देंगे, तो आपके एम्प्लॉयी आपकी कंपनी में खुशी-खुशी काम करेंगे और हेंस एट द एंड उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर आप उनको लेके उनके वर्क टाइमिंग को लेके फ्लेक्सिबल होंगे, कल्चर आपका टॉक्सिक नहीं होगा, तो लोग जब हैप्पी माइंड से काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और वो ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं। देन रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट, मतलब कि आपका, अगर आप ईएसजी इश्यूज पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपके स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा आपके ऊपर। और अगर आपके स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बढ़ेगा, तो ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा, एंड देन एट द एंड आपका रेपुटेशन अच्छा होता जाएगा। ये हैं आपके एडवांटेजेस ऑफ ईएसजी। ना अभी ईएसजी इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स क्या हैं और उनका परफॉर्मेंसेस क्या है। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज स्ट्रैटेजी। क्लाइमेट चेंज स्ट्रैटेजी मतलब कि जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से जो रिस्क क्रिएट हो रहा है, उनको मैनेज करना, उनको मैनेज करने के लिए एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, ताकि हम पहले से ही वो एक्शन ले सकें, जिससे हमारा फाइनल पोर्टफोलियो खराब नहीं हो। ठीक है। देन इंक्रीज्ड अटेंशन टू द एस एंड जी। इसका मतलब ये है कि पहले जब भी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते थे तो लोगों के दिमाग में सिर्फ इन्वायरमेंट आता था, लेकिन अब लोग सोशल और गवर्नेंस पे काम करने लगे हैं। और एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज, गवर्नेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ एनी कंपनी। तो मेरे ख्याल से अगर जितना ज़्यादा हम सोशल और गवर्नेंस इश्यूज़ पे ध्यान देंगे, उनको उन पे अटेंशन देंगे, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ें विल फॉल इनटू द राइट प्लेसेस। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोज़र, एज़ आई हैव टोल्ड यू, जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, जितना ज़्यादा एफिशिएंसी से हम डिस्क्लोज़ करेंगे, उतने ज़्यादा प्रॉफ़िट की तरफ जाएँगे। एंड देन लॉन्ग टर्म ओनरशिप माइंडसेट, कि ये सारी चीज़ें से एट द एंड क्या होगा कि हम लॉन्ग टर्म एक माइंडसेट लेके चलेंगे कि हम कैसे ओन कर सकते हैं मार्केट को, अगर हम ईएसजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। नाउ कमिंग टू कोर्स समरी, ये पूरे कोर्स से विच इज़ 101 आपने क्या सीखा? आपने सीखा इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस के बारे में, और कैसे उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। आपने ये सीखा कि कैसे एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, और हर हर अगर कोई कंपनी अच्छा करना चाहती है, तो वो वॉलंटियरली जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिससे एक बार इंक्रीज़ हो गया है जो पहले नहीं था। अभी तीसरी चीज़ जो हमने सीखी वो ये कि अगर हम ईएसजी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम मार्केट की नीड, कस्टमर की नीड और एम्प्लॉयी के सैटिस्फैक्शन पे बहुत काम कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल किसी भी कंपनी का किसी भी कंपनी का उनका वर्कफ़ोर्स अच्छा हो रहा है, अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। एंड देन फोर्थ थिंग इज़ कि जो हम सीख रहे हैं वो ये कि एक ईएसजी का परफॉर्मेंस कैसे एट द एंड किसी भी रिस्क या अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकता है। अगर हम ईएसजी की एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम किसी भी रिस्क को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, और किसी भी अपॉर्चुनिटी को कैसे अपने फ़ायदे में के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारा ईएसजी 101 का कोर्स ख़त्म हो चुका है, जिसमें ओवरऑल आपने ये सीखा कि इन ईएसजी होता क्या है, ईएसजी के बज वर्ड्स जो हैं उनमें और ईएसजी में डिफरेंस क्या है, और इसके बाद हमने ये देखा कि एनवायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर और गवर्नेंस फैक्टर कैसे होते हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और अल्टीमेटली वो बिज़नेस को कैसे अफ़ेक्ट कर रही हैं। ओके। ये जो ये जो पूरा कोर्स था, जो 2 पार्ट में था, ये आपको ईएसजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए, यानी कि एक बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। इतने में आप ये बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। जो नेक्स्ट कोर्स आएगा, वो आएगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे, कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होता है, और फिर उसके बाद सीरीज़ ऑफ कोर्सेज़ जो होंगे वो
सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पे ही डिपेंड करेंगे, जैसे कि GRI, UNSDG, UNGC, NGR, BC एंड देन लास्टली देयर विल बी BRSR। ये सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो कैसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को हेल्प करते हैं ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज होने में। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप में से कोई जो भी लोग हैं जो इस कोर्स का एक टास्क है मेरे पास, इस कोर्स का एक असाइनमेंट है, अगर आप में से जितने भी लोग उस असाइनमेंट को सॉल्व करना चाहते हैं सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ESG, एक बेसिक असाइनमेंट सॉल्व करके आपको पता चलेगा कि कैसे अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है, एक एप्लीकेशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास एक टास्क और असाइनमेंट है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप में से जितने लोगों को वो असाइनमेंट सॉल्व करना है, वो असाइनमेंट हम आपको मेल करेंगे या आपको बेसिकली आपके लिए वो असाइनमेंट अवेलेबल कराएंगे और आप उसको सॉल्व करके मुझे भेज सकते हैं। वो उस असाइनमेंट को हम असेस करके आपके पास रिवर्ट करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने उस असाइनमेंट में कैसा परफॉर्म किया। ये सिर्फ उनके लिए जो अपनी इस नॉलेज को कहीं अप्लाई भी करना चाहते हैं। अदर देन दैट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में। थैंक यू सो मच।